एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज फिर से मैं आप सभी के लिए क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस और चैप्टर का नाम है समकालीन दक्षिण एशिया। चैप्टर 5 है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप इसे बड़े ध्यान से देखिए क्योंकि आपके एग्जाम के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण चैप्टर है। तो आइए शुरुआत करते हैं। एनसीईआरटी सॉल्यूशन में क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस समकालीन विश्व राजनीति और चैप्टर 5 है और चैप्टर का नाम है समकालीन दक्षिण एशिया। इस बार के सिलेबस में भी आपको इस चैप्टर को पढ़ना है, तो महत्वपूर्ण चैप्टर है। हर एक पॉइंट को आपको बड़े ही ध्यान से देखना पड़ेगा। सबसे पहला पॉइंट हमारा कहता है दक्षिण एशिया। अब दक्षिण एशिया मतलब साउथ एशिया, जिस तरफ कुछ कंट्रीज वगैरह हैं, जिसमें म्यांमार भी है, अफगानिस्तान भी है, श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान, भारत, मतलब लगभग लगभग 7 देशों को शामिल किया गया है। 7 कंट्रीज हैं जिन्हें हम दक्षिण एशिया, साउथ एशिया के अंदर कंट्रोलिंग पावर के अंदर रखा जाता है। दक्षिण एशिया विश्व का महत्वपूर्ण क्षेत्र है और सिर्फ हम ये नहीं कह सकते हैं कि दक्षिण एशिया है, चलो ठीक है। दक्षिण एशिया के अंदर ऐसे ऐसे देश हैं जो विश्व के 195 देशों में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। जिसमें से कौन कौन से हैं, तो इसमें देखिए 7 देशों को शामिल किया गया है। सबसे पहले भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका तथा मालदीव। यहाँ पे आपको एक छोटी सी चीजें दिक्कत दे रहा होगा कि इसमें चीन का नाम नहीं है। तो आपको मैं बता दूं, चीन जो है वो दक्षिण एशिया देश में शामिल नहीं है क्योंकि वो हमारे दक्षिण साइड में नहीं आता है। और आगे चल के इसमें क्या हुआ, ये तो 7 देश थे ही। अब इनको कौन सा पद प्राप्त है, इनको पद प्राप्त है, ये दक्षिण एशिया पद का इस्तेमाल किया जाता है। जब भी आपको बोला जाए दक्षिण एशिया तो आप समझ जाएंगे कि ये 7 देश हैं और उन 7 देश में सबसे पहले भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव आता है। अब इसमें हाल फिलहाल में अफगानिस्तान और म्यांमार को भी शामिल कर दिया गया है। दक्षिण एशिया के देशों के लिस्ट में अफगानिस्तान और म्यांमार भी शामिल हुए हैं। दक्षिण एशिया के देशों में आपस में सहयोग होता रहता है, संघर्षों का दौर भी चलता रहता है। और यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको चीन के बारे में बताया था, चीन को दक्षिण एशिया का देश नहीं माना जाता है। चीन को दक्षिण एशिया के देशों से बाहर रखा गया है। तो एक चीज तो याद रखिए आप कि पहले आपको यहाँ पे मैंने बताया था कि 7 देश थे जिन्हें दक्षिण एशिया का पद हासिल था और बाद में 2 देश और आया, कौन कौन सा, अफगानिस्तान और म्यांमार। तो +2 हो गया। तो फिलहाल वर्तमान समय में अभी दक्षिण एशिया में देशों की संख्या 9 है और वो आपको इन 7 देशों के अलावा अफगानिस्तान और म्यांमार का भी नाम शामिल करना होगा। अब पॉइंट हमारा कह रहा है दक्षिण एशिया की भौगोलिक स्थिति। अब देखिए यहाँ पे 7+2 कंट्रीज मिलके 9 कंट्रीज हो चुके हैं। अब हम दक्षिण एशिया के अंदर की भौगोलिक स्थिति के बारे में बात करेंगे कि इसके चारों तरफ समुद्र है, पानी है, पहाड़ है, क्या है, रेगिस्तान है। इन सभी चीजों के बारे में भी जानना है कि अगर हमारे दक्षिण एशिया के इन 9 देशों के बारे में जब हमने पढ़ लिया है तो इन 9 देशों के आसपास में कौन कौन सी चीजें मिलती है। तो देखिए, उत्तर की विशाल हिमालय पर्वत श्रृंखला, दक्षिण का हिंद महासागर, पश्चिम का अरब सागर और पूर्व में मौजूद बंगाल की खाड़ी से यह इलाका एक विशिष्ट प्राकृतिक क्षेत्र के रूप में नजर आता है। जब भी हम बात करेंगे दक्षिण एशिया के अंतर्गत पाए जाने वाले 7+2 देशों के बारे में, अर्थात 9 देशों के बारे में, तो आपको बताना है इन दक्षिण एशिया की भौगोलिक स्थिति में हिमालय की पर्वत श्रृंखला है उत्तर की साइड में, दक्षिण के साइड में हिंद महासागर है, पश्चिम के साइड में अरब सागर है और पूरब के साइड में बंगाल की खाड़ी मौजूद है। इसीलिए इन सभी क्षेत्रों में एक विशिष्ट प्रकार की प्राकृतिक क्षेत्र का नजारा देखने को मिलता है। यह भौगोलिक विशिष्टता ही उपमहाद्वीप क्षेत्र के भाषाई, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अनूठेपन के लिए जिम्मेदार है। ये जितने भी आपको मैंने अभी देशों के नाम बताया है, इसमें अलग अलग भाषा, अलग अलग समाज के लोग, अलग अलग संस्कृति के लोग आपस में मिलजुल के रहते हैं। जैसे कि आपको पता है भारत की संस्कृति अलग है, भूटान की अलग है, इसके अलावा पाकिस्तान की अलग है और भी म्यांमार की अलग है, अफगानिस्तान की अलग है। लेकिन इनके भौगोलिक क्षेत्रों की बात करें तो इनमें सभी भौगोलिक क्षेत्रों में उत्तर की तरफ आपको हिमालय पर्वत दिखेगा, दक्षिण की तरफ आपको हिंद महासागर दिखेगा,
पश्चिम की तरफ आपको अरब सागर दिखेगा और पूरब की तरफ आपको बंगाल की खाड़ी दिखेगी। तो ये इसका भौगोलिक क्षेत्र है। भौगोलिक क्षेत्र कहने का मतलब क्या होता है, किसी भी एक जगह के चारों तरफ की स्थिति जो होती है ना, वही भौगोलिक क्षेत्र कहलाता है। जैसे कि हम भारत की ही बात कर ले, भारत के भौगोलिक क्षेत्र हमको पता है कि हमारे पड़ोसी देशों में एक तरफ समुद्र है, एक तरफ अ, मतलब कि पाकिस्तान है, एक तरफ नेपाल है, चाइना भी हमारे बॉर्डर से लगता है, भूटान भी हमारे बॉर्डर से लगता है। तो ये हमारी भौगोलिक स्थिति होती है। जैसे किसी तरफ अगर समुद्र पाया जाता है तो वो हमारे प्राकृतिक भौगोलिक क्षेत्र में आएगा कि हमारे एक देश के एक कोने से समुद्र लगता है, एक देश से रेगिस्तान लगता है। तो ये जो होता है, यही स्थिति जो होती है ना, वो एक देश की भौगोलिक स्थिति को दर्शाता है। देखिए, इस क्षेत्र में चर्चा में जब जब अफगानिस्तान का नाम आएगा और म्यांमार का नाम आएगा, तो इसे भी आपको उसमें शामिल करना है, क्योंकि दक्षिण एशिया में मैंने आपको बताया है कि ऊपर की तरफ कि बाद में चल के अफगानिस्तान और म्यांमार को भी शामिल कर लिया गया था। तो फिलहाल 9 देशों के साथ यह चल रहा है। पॉइंट हमारा कहता है दक्षिण एशिया की राजनीति एवं शासन व्यवस्था। बच्चों को आपको समझना क्या क्या है, अब देखिए मैं आपको शुरुआत से एक बार समझा देता हूँ। सबसे पहले हमने आपको साउथ एशिया अर्थात दक्षिण एशिया के अंदर मौजूद 7 देशों के बारे में बताया। इसके बाद उसमें जो 2 देश शामिल हुए हैं, अफगानिस्तान और म्यांमार, उसके बारे में बताया। हमने आपको वहां की भौगोलिक स्थिति के बारे में बताया है कि वहां की भौगोलिक स्थिति क्या क्या है। इसके अलावा मैं अब आपको वहां की राजनीतिक व्यवस्था के बारे में बताऊंगा कि वहां पे कहाँ पे, मतलब कि दक्षिण एशिया के अंदर मौजूद जो 9 देश हैं, उसके अंदर राजनीति किस प्रकार से चल रही है, किस प्रकार से शासन व्यवस्था चल रहा है। तो देखिए, दक्षिण एशिया के विभिन्न देशों में एक सी राजनीतिक प्रणाली नहीं है। एक सी राजनीतिक प्रणाली कहने का मतलब है कि 9 देशों का नाम मैंने लिया है। अब मैं बार बार 9 देशों के नाम इसलिए रिपीट कर रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए। जैसे में कि भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, और ये सब दक्षिण एशिया के लिए इस्तेमाल होता है। बाद में इसमें अफगानिस्तान और म्यांमार को भी जोड़ा गया है। तो इन सभी देशों में हम ये नहीं कह सकते हैं कि एक सी राजनीति है। जैसा हमारे भारत देश में चल रहा है वैसा ही पाकिस्तान में तो नहीं चल रहा, वैसा ही म्यांमार में तो नहीं चल रहा, वैसा ही भूटान में तो नहीं चल रहा। तो जब हम इनके राजनीतिक और शासन व्यवस्था की बात करेंगे, इनके अंदर के देश की संविधान की बात करेंगे, कानून प्रणाली की बात करेंगे, तो इन 9 देशों में जो कानून की प्रणाली है, शासन व्यवस्था है, वो अलग अलग है, एक जैसा नहीं है। अब देखो, दक्षिण एशिया के विभिन्न देशों में एक सी राजनीतिक प्रणाली नहीं है। कहीं पे डेमोक्रेसी है तो कहीं पे डेमोक्रेसी नहीं है। जैसे हम पाकिस्तान की बात कर ले तो नाम मात्र का ही डेमोक्रेसी है, वहां पे तो सेना का हुकूमत चलता है। हाल फिलहाल में तो चलो अब नेपाल में हमारे डेमोक्रेसी है, लेकिन कुछ समय पहले तक 2006-2005 तक वहां पे राजतंत्र था, राजाओं का शासन था। हालांकि ये सब तो दक्षिण एशिया के अंदर देश आते हैं, लेकिन सभी में एक जैसी कानून व्यवस्था नहीं है, एक जैसी राजनीति व्यवस्था नहीं है। इन्हीं पॉइंट्सों को पढ़ना है। अनेक समस्याओं और सीमाओं के बावजूद भारत, मतलब बहुत सारी समस्या और दिक्कतों के बाद, भारत और श्रीलंका में ब्रिटेन से आजाद होने के बाद लोकतांत्रिक व्यवस्था सफलतापूर्वक कायम है। मतलब कि जब हम अंग्रेजों से आजाद हुए, उसके बाद श्रीलंका में और भारत में हमारे यहाँ डेमोक्रेसी आज तक लागू है। आज तक डेमोक्रेसी में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसे हम लोकतांत्रिक व्यवस्था कहते हैं, डेमोक्रेटिकल व्यवस्था कहते हैं। ये सफलतापूर्वक चलता है। हम भी तो यहाँ पे अगर हम बात कर लें तो हम भी तो दक्षिण एशिया के अंतर्गत ही आते हैं ना। श्रीलंका भी आता है, भारत भी आता है। जब से हम इंग्लैंड से आजाद हुए, जब से हम अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हुए, तब से हमारे भारत देश के अंदर सही तरीके से डेमोक्रेसी चलता आ रहा है। भारत और श्रीलंका एक राष्ट्र के रूप में हमेशा लोकतांत्रिक रहे। मतलब जब से हमें अंग्रेजों से गुलामी से आजाद हुए, जब से हम अंग्रेजों के गुलाम से आजाद हुए हैं, तब से हम अगर भारत की बात कर ले तो भारत भी और श्रीलंका भी हमेशा लोकतांत्रिक रहा है, डेमोक्रेटिक रहा है। पाकिस्तान और बांग्लादेश में लोकतांत्रिक और सैनिक दोनों तरह की नेताओं का शासन रहा है। देखिए, पाकिस्तान और बांग्लादेश की अगर बात कर ले तो यहाँ पे लोकतंत्र है ही नहीं, डेमोक्रेटिक है नहीं। यहाँ पे सेना का शासन चलता है, वहां के आतंकवादियों का शासन चलता है। वहां पे एक तरह से समझिए कि पाकिस्तान वगैरह देशों में ना दूसरे देशों का पहल बहुत ज्यादा होता है। जैसे कभी अमेरिका का पहल होता है, आजकल आपने देखा होगा चीन के साथ इसका खूब बनता है, तो चीन भी इसके देशों के अंदर पहल करता है। आपको पता है, मैंने इससे पहले के चैप्टर्स में भी बताया है कि चीन जो है वो पाकिस्तान के ऊपर इतना मेहरबान क्यों रहता है। तो देखिए, भारत के साथ चीन की दुश्मनी है, इसलिए चीन जो है वो हमेशा ये कोशिश करता है कि वो पाकिस्तान से मिलके
किसी न किसी रूप से भारत को परेशान करे, भारत का नुकसान करे। तो इस कारण से भी वो दोनों आपस में एक दूसरे के साथ टिके रहते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे कई मुद्दे हैं जिसके कारण चीन जो है वो पाकिस्तान के ऊपर अपना दबाव बना के रखता है, पैसों से मदद करता है, अपने एहसान तले उसको दबा के रखता है। इसके अलावा भूटान में राजतंत्र है, भूटान में राजा का शासन है। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। हालांकि ये सब तो हमारे देश के एशिया के अंतर्गत ही आते हैं, दक्षिण एशिया के अंतर्गत ही आते हैं, लेकिन आपने देखा कि भारत और श्रीलंका में क्या है, लोकतंत्र है। वहीं पाकिस्तान और बांग्लादेश में क्या है, सैनिक शासन चलता है। भूटान में क्या है, राजतंत्र है। नेपाल में 2006 तक, याद रखिएगा ये समय, नेपाल में 2006 तक संवैधानिक राजतंत्र था। संविधान के हिसाब से राजा का ही महत्व था और बाद में यहाँ पे फिर क्या हुआ, लोकतंत्र आ गया। लोकतंत्र की यहाँ पे बहाली कर दी गई। अगले पॉइंट में अगर हम बात करें मालदीव की, तो मालदीव सन 1968 तक सल्तनत हुआ करता था, मतलब एक राजा के अंदर ही चला करता था। अब यहाँ पे लोकतंत्र है। मालदीव का हाल फिलहाल में नाम आपने बहुत सुना होगा, जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पे गए हैं और वहां पे एक अच्छा सा टूर और टूरिस्ट प्लेस के लिए, मतलब बहुत अच्छे से जाने जाते हैं, क्योंकि समुद्र के बीच में है, बीच है, रिसोर्ट्स हैं, बहुत सारे अच्छे व्यूज हैं जहां पे लोग घूमने जाते हैं। तो मालदीव की अगर हम बात करें तो 1968 तक, 1968 तक राजतंत्र हुआ करता था। वहां पे पूर्ण रूप से राजा का शासन हुआ करता था। तो इस पॉइंट में आपने समझा यही है कि जब से हम बात कर रहे हैं दक्षिण एशिया की राजनीति और शासन व्यवस्था का, तो इसमें उन सभी देशों के बारे में बताया गया, जैसे भारत और श्रीलंका के बारे में बताया गया, पाकिस्तान और बांग्लादेश के बारे में बताया गया, भूटान के बारे में बताया गया, नेपाल के बारे में बताया गया, मालदीव के बारे में बताया गया कि यहाँ पे किस तरह की शासन व्यवस्था वर्तमान समय में मौजूद है। अब पॉइंट हमारा कहता है दक्षिण एशिया में लोकतंत्र का अनुभव। अब दक्षिण एशिया के जितने भी देशों का नाम मैंने आपको बताया है, इसमें लोकतंत्र किस प्रकार से है, क्या काम करता है, लोकतंत्र काम करता भी है या नहीं काम करता है, इसके अनुभव के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, दक्षिण एशिया के 5 देशों में लोकतंत्र को व्यापक जन समर्थन हासिल है। खासकर कई 9 देश मैंने आपको बताया है ना, इसमें से 5 ऐसे देश हैं जहां पे जनता के द्वारा डेमोक्रेसी को ही सपोर्ट किया जाता है। इन देशों में हर वर्ग, हर धर्म के नागरिक, आम नागरिक लोकतंत्र को अच्छा मानते हैं। मतलब इस देश के नागरिक की, जो आम जनता है ना, वही कहता है डेमोक्रेसी इज द बेस्ट पॉलिसी। मतलब अच्छा है, डेमोक्रेसी अच्छा है, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। संवैधानिक राजतंत्र नहीं चाहिए, राजतंत्र नहीं चाहिए, हमें बस जनतंत्र चाहिए, डेमोक्रेसी चाहिए। प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र की मतलब संस्थाओं का समर्थन करते हैं। प्रतिनिधि मूलक का मतलब हो गया कि जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि ही सरकार का निर्माण करेंगे, इसे हम प्रतिनिधि मूलक कहते हैं। जैसे आपको पता है कि हमारे यहाँ विधायक और सांसद होते हैं, ऐसे इन देशों ने इन मिथक को तोड़ दिया कि लोकतंत्र केवल धनी देशों में ही फल फूल सकता है। अब पहले क्या माना जाता था कि लोकतंत्र जो है, जो डेमोक्रेसी है, वो सिर्फ पैसे वाले देशों के अंदर ही चल सकता है। तो यहाँ पे नहीं, क्योंकि आपको पता है दक्षिण एशिया में बहुत सारे ऐसे देश हैं जो गरीब होने के बावजूद भी डेमोक्रेसी को फॉलो करते हैं और डेमोक्रेसी वहां अच्छे से चल रहा है। अतः दक्षिण एशिया के लोकतंत्र के अनुभवों से लोकतंत्र की वैश्विक कल्पना का दायरा बढ़ा है। अब देखिए क्या हुआ है कि दक्षिण एशिया में जो ये लोकतंत्र है, 5 देशों के बारे में आपको मैंने बताया है, डेमोक्रेसी के बारे में, इसके अनुभव से इसका दायरा बढ़ा है। लोग अब इसे पसंद करने लगे हैं, लोग इसे एक्सेप्ट करने लगे हैं। उनको लगने लगा है कि यह बात नहीं है कि सिर्फ अमीर देश ही लोकतंत्र को फॉलो कर सकता है, सिर्फ अमीर देश के अंदर ही संविधान हो सकता है, सिर्फ अमीर देश ही जन प्रतिनिधि मूलक व्यवस्था को अपना सकते हैं। ऐसा नहीं है, क्योंकि कई सारे ऐसे गरीब देश भी हैं जिनके अंदर डेमोक्रेसी बहुत ही अच्छे से चल रहा है। अगला पॉइंट हमारा कहता है दक्षिण एशिया में शामिल देशों की समस्या। जितने भी देश को दक्षिण एशिया में शामिल किया गया है वो 9 देश हैं, और सबसे पहले वाले स्लाइड में मैंने आपको 9 देशों के बारे में बताया था, जिसमें मैंने बताया था कि वो भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका तथा मालदीव है, और इसके अलावा अफगानिस्तान और म्यांमार को भी जोड़ा गया है। तो ये सब क्या है, ये सब बॉर्डर वाले इलाके हैं, मतलब कि एक देश से दूसरे देश की सीमा जुड़ी हुई है। अब जहां पे आपको पता है कि इतने सारे देशों का जमावड़ा हो, इतने सारे लोगों का जमावड़ा हो, तो वहां पे कुछ ना कुछ परेशानी होगी ना। तो इनकी समस्याएं क्या है, मतलब दक्षिण एशिया में शामिल जो ये 9 देश है, इनकी क्या क्या दिक्कतें हैं, समस्याएं क्या है एक देश से दूसरे देशों के साथ,
तो सबसे पहले तो है कि संघर्षों वाला क्षेत्र है। ये आपस में जमीन को लेके लड़ते रहते हैं, विवाद करते रहते हैं, सीमा विवाद करते हैं, मतलब बॉर्डर से जुड़े हुए विवाद को करते हैं। पानी को लेके लड़ते हैं, मतलब अब एक देश से जब दूसरे देश में नदी बहती है तो पानी को लेके भी आपस में कई बार झगड़ते रहते हैं। विद्रोह संघर्ष होता रहता है। विद्रोह संघर्ष में आप कह सकते हैं कई बार आम जनता, आम नागरिक ही किसी मुद्दे को लेके विद्रोह करना शुरू कर देता है। जातीय संघर्ष होता है, एक जाति से दूसरे जाति में लड़ाइयां होती रहती है अक्सर इन जगहों पे। संवेदनशील इलाका है, कुछ ऐसे इलाके हैं जो काफी संवेदनशील है और उन जगहों पर एक देश से दूसरे देश की सीमाओं पर अक्सर लड़ाइयां होती रहती है। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। आपको पता है कि भारत और चाइना को लेके अरुणाचल प्रदेश में लड़ाइयां होती रहती है। चाइना कहता है ये अरुणाचल प्रदेश हमारे एरिया का है, भारत कहता है कि भाई ये तो हमारा है। तो ये सीमा विवाद है, यही जातीय संघर्ष है, यही क्षेत्रीय संघर्ष है, क्योंकि यहाँ पे लोग विद्रोह करते रहते हैं अपने आप को बचाने के लिए। कुछ लोग वहां भी हैं जो कहते हैं नहीं हमें चाइना में चला जाना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं नहीं हमें भारत में ही ठीक है। तो इन सभी बातों को लेके आपस में वो विवाद होता रहता है, इसलिए इसे हम संवेदनशील इलाका भी कहते हैं, जहां पे सेना का नजर सबसे ज्यादा होता है। अब हम बात करेंगे पाकिस्तान के बारे में, यहाँ पे सेना और लोकतंत्र के बारे में। पाकिस्तान में किस प्रकार की शासन व्यवस्था है, क्या वहां पे सेना अपना राज चलाती है या फिर वहां पे जनता के द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधि राज चलाते हैं। देखिए, पाकिस्तान की राजनीतिक व्यवस्था में सेना बहुत प्रभावशाली है। तो यहाँ पे आप एक लाइन में समझ लीजिए कि पाकिस्तान के अंदर जो आर्मी है ना, जो आर्मी है वही उस पूरे देश को चलाती है। यही कारण है कि यहाँ बार बार सैन्य शासन लोकतंत्र को कुचलता रहा है। लोकतंत्र को मतलब डेमोक्रेसी को बार बार वहां पे कुचला जाता है। ऐसा ही बांग्लादेश में भी हुआ है। सर्वप्रथम देश की बागडोर किसके पास था? हम बांग्लादेश की बात कर रहे हैं और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात कर रहे हैं, तो याद रखिएगा सर्वप्रथम सबसे पहले देश का बागडोर जो था वो जनरल आयूब खान ने लिया, फिर जनरल यहिया खान ने लिया, तत्पश्चात मतलब उसके बाद जनरल जिया उल हक ने लिया और 1999 में जनरल परवेज मुशर्रफ ने जनता द्वारा निर्वाचित सरकार को हटाकर सैनिक शासन का स्थापना किया। हमने अक्सर सुना होगा ये सब बातें ना आपको ना न्यूज में बताई जाती है ना कोई मीडिया वाले बताते हैं, क्योंकि आजकल मीडिया वालों के पास इतना समय कहाँ है, वो तो नेताओं के पीछे ही माइक लेके घूमते रहते हैं, तो उनके पास इतना समय ही नहीं है कि वो आपको सच्चाई से वाकिफ करा सके। बांग्लादेश में क्या हुआ था, तो सर्वप्रथम जो देश का बागडोर था वो जनरल आयूब खान के हाथ में था, फिर जनरल यहिया ने लिया, फिर जनरल जिया उल हक। ये जितने भी नाम बोल रहा हूं ना, ये कोई नेता नहीं है, ये वहां के सेना के सुप्रीमो है, सेना के एक हायर लेवल के ऑफिसर हैं जिन्होंने पूरे देश का कमान अपने हाथ में ले रखा था और पूरे देश को चलाया। 1999 में क्या हुआ, जनरल परवेज मुशर्रफ ने जो वहां पे जनता के द्वारा चुनी गई डेमोक्रेसी थी, जो लोकतांत्रिक सरकार थी, उसको समाप्त करके फिर से उसमें सैनिक शासन को बहाल कर दिया। कुछ समय के लिए वहां पे जुल्फिकार अली भुट्टो, बेनजीर भुट्टो तथा नवाज शरीफ के नेतृत्व में पाकिस्तान में लोकतांत्रिक सरकार कार्य कर रही थी। मतलब कि ये जो सेना के शासन की हम बात कर रहे हैं ये वहां पे तो प्रभावशाली है ही, लेकिन कुछ समय के लिए, अल्प समय के लिए, थोड़े समय के लिए वहां पे जुल्फिकार अली भुट्टो, बेनजीर भुट्टो, नवाज शरीफ के नेतृत्व में पाकिस्तान के अंदर कुछ समय के लिए जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों का भी सरकार था, लेकिन ये ज्यादातर तक चला नहीं, इसे वापस से फिर से मिट्टी में मिला दिया गया। जून 2013 में नवाज शरीफ के नेतृत्व में पाकिस्तान में लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना हुई थी। याद रखिएगा 2013 में नवाज शरीफ वहां का नेता था जिसके द्वारा पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेसी की स्थापना हुई। लेकिन देखिए 2013 में बनी और 2017 में उसे फिर से भ्रष्टाचार के मामलों में पाकिस्तान का जो सर्वोच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट है, वो दोषी ठहरा दिया। किसको? वहां के नेता का, जिसका नाम है नवाज शरीफ। और फिर जब इसको दोषी ठहराया गया तो इसको पद से हटते हुए 10 साल की सजा का भी आदेश हुआ। पद से तो हटा ही हटा, मतलब वहां के नेतागिरी से भी ये गया, प्राइम मिनिस्टर के सीट से भी गया और इसे 10 साल के सजा भी हुई। जुलाई 2018 में पाकिस्तान में हुए आम चुनाव में इमरान खान के नेतृत्व में लोकतांत्रिक सरकार का गठन हुआ। ये हाल फिलहाल में आपने सुना होगा, इमरान खान जो इंडियन क्रिकेटर भी रहा है, उसने वहां पे फिर से लोकतंत्र में अपना चुनाव करवाया और फिर कुछ समय के लिए ही उसका भी सरकार का गठन हुआ और फिलहाल अभी इमरान खान को भी उसके पद से हटा के वापस
जेल में डाल दिया गया है। तो इस ओवरऑल क्या कह सकते हैं? ओवरऑल आप यही कह सकते हैं कि यहाँ पे सेना का शासन ज्यादा है, सेना का प्रभाव ज्यादा है, जनप्रतिनिधि या फिर डेमोक्रेसी की कोई वैल्यू नहीं है। पॉइंट हमारा कहता है पाकिस्तान में लोकतंत्रीकरण अस्थायी न रह पाने के कारण। पाकिस्तान में ऐसा क्या है कि वहां पे डेमोक्रेसी रहता ही नहीं है, बार बार डेमोक्रेसी खत्म होता है। एक तो कभी कभी डेमोक्रेसी आता है, ज्यादातर तो सेना का प्रभाव है, सेना ही वहां पे अपना शासन चलाता है। जैसे कि कई सारे नामों के बारे में मैंने आपको बताया है कि वहां पे किस तरह से वो शासन चलाते हैं। तो डेमोक्रेसी अगर बनाई भी जाती है तो वो कुछ समय के बाद वो स्वतः ही उसको खत्म कर दिया जाता है, या तो सेना के प्रभाव से खत्म हो या दूसरे देशों के हस्तक्षेप से खत्म हो, खासकर चाइना और अमेरिका। तो देखिए पाकिस्तान में बार बार सैनिक शासकों द्वारा तख्ता पलट हो जाता है। सैनिक शासक मतलब वही हुआ, आर्मी के द्वारा वहां की जो डेमोक्रेसी है उसे समाप्त कर दिया जाता है, जिसके कारण पाकिस्तान में कभी भी जो लोकतंत्र है ना, जो डेमोक्रेसी है, वो टिक ही नहीं पाया, अस्थायी रूप से काम ही नहीं कर पाया। पाकिस्तान में लोकतंत्रीकरण के कारण निम्नलिखित कठिनाइयां हैं। यहाँ पे जो पाकिस्तान में लोकतंत्रीकरण है तो वहां पे क्या क्या कठिनाइयां हैं, क्या क्या दिक्कतें उत्पन्न हो रही है वो देख लीजिए। यहाँ सेना, धर्मगुरु और भूस्वामी, ये कौन कौन है? तो ये आर्मी है, और ये मौलाना सब हैं जो बड़े बड़े दाढ़ी बना के वहां पे अपना प्रवचन करते रहते हैं। और भूस्वामी मतलब जिनके पास बहुत ज्यादा जमीन है, जो पूंजीपति लोग हैं, उनका सामाजिक दबदबा है, वो समाज पे अपना असर बना के रखते हैं। इसके कारण कई बार निर्वाचित सरकार को गिराकर सैनिक शासन कायम हुआ है। जो वहां पे जनता के द्वारा प्रतिनिधि चुने जाते हैं उनको हटा दिया जाता है और आर्मी के शासन को वहां पे बहाल कर दिया जाता है। तो पहला तो ये कठिनाइयां है। दूसरा है पाकिस्तान की भारत के साथ हमेशा से तनातनी रही है। ये हम शुरुआत से जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान का कभी भी नहीं बनता है, क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो आतंकवादियों को पालता है, जो गैर कानूनी कामों को करता है, जो मतलब अपने सिद्धांतों को, अपने कानूनों को नहीं मानता, जिसके अंदर कोई डेमोक्रेसी नहीं है, जिसका फायदा उठाकर यहाँ के सैनिक शासक जो है, जो पाकिस्तान और भारत का तो बनता नहीं है, तो यहाँ के जो आर्मी के बड़े बड़े ऑफिसर हैं या फिर वहां के धर्म गुरु हैं, वो लोकतांत्रिक मतलब डेमोक्रेसी को बार बार खोट दिखाकर, उसमें कमियां दिखाकर यहाँ की जनता को बताते हैं कि पाकिस्तान की सुरक्षा क्या है, खतरे में है। वहां के जो धर्म गुरु हैं, जो मौलाना मौलवी हैं, वो कहते हैं पाकिस्तान खतरे में है, भारत उस पर अटैक कर सकता है। इस कारण से वो बार बार वहां के लोकतंत्र को ध्वस्त करते हैं, पलट देते हैं, खत्म कर देते हैं, और खुद से फिर सैनिक शक्ति को सत्ता पर लाते हैं। काबिज कर देना का मतलब होता है कि फिर से वापस आर्मी प्रभाव में आ जाती है। पाकिस्तान में अधिकांश संगठनों द्वारा सैनिक शासन का जायज ठहराया जाता है। पाकिस्तान में जितने भी संगठन है ना, जितने भी ग्रुप है, जितने भी बड़े बड़े एनजीओ है, वो कहते हैं नहीं भाई, सैनिक शासन ही ठीक है, सैनिकों के द्वारा चलाया गया शासन ही बढ़िया माना जाता है। तो यहाँ पे और भी अगला पॉइंट हमारा है, पाकिस्तान में लोकतांत्रिक शासन चले इसके लिए कोई खास अंतरराष्ट्रीय समर्थन भी नहीं मिलता। कोई भी अंतरराष्ट्रीय जो संगठन है जो बाहर के देशों में है, वो कभी पाकिस्तान को समर्थन भी नहीं करता। समर्थन भी तो उसको किया जाता है ना जिसके अंदर कुछ दम हो। ये तो देश ऐसे ही कंगाल है, भिखमंगे वाले हालत में आ चुका है, तो कोई बाहर के देश भी, कोई अंतरराष्ट्रीय संगठन भी इसका सहायता नहीं करता है। इस देश के ऊपर कर्ज भी बहुत सारा है, कई सारे देशों का कर्ज है, कई सारे अंतरराष्ट्रीय संगठनों का कर्ज है। इस वजह से सेना को अपना प्रभुत्व कायम करने के लिए बढ़ावा मिलता है, कोई रोक टोक ही नहीं है, कोई इसको समर्थन ही नहीं देता है। अगला पॉइंट है, अमेरिका तथा अन्य पश्चिमी देशों ने अपने अपने स्वार्थों से गुजरे वक्त में पाकिस्तान में सैनिक शासन को बढ़ावा दिया है। अमेरिका की बात कर ले या चाइना की बात कर ले, तो ये अपने स्वार्थ के लिए हमेशा से पाकिस्तान का उपयोग किया है। अपने स्वार्थ कहने का मतलब है जब भी इसको जरूरत पड़ा है तो ये पाकिस्तान का यूज किया है और फिर इसे छोड़ दिया है। यहाँ पे अमेरिका का बात खुल गया है। अब हम चाइना की बात करेंगे। चीन भी अपने स्वार्थ के लिए पाकिस्तान का इस्तेमाल करता है, क्योंकि आपको पता है कि चीन में जो है वो महिलाओं की संख्या कम है, पुरुषों की संख्या ज्यादा है। इस कारण से भी चीन क्या करता है, पाकिस्तान की लड़कियों से अपने चाइना के लड़कों की शादी करवाता है, ताकि उसके यहाँ मतलब बैलेंस जो है वो बना रहे। इसके अलावा अपने फायदे के लिए वो वहां पे इन्वेस्टमेंट करता है और पाकिस्तान के लोगों से टैक्स वसूल करता है। हाल फिलहाल में आपको पता चला होगा, कई सारे सड़कें बनवाई गई है पाकिस्तान के अंदर चाइना के माध्यम से, कई सारे डैम बनवाए गए हैं, कई सारे उद्योगों को लगाया गया है। इससे चाइना को फायदा हो रहा है और पाकिस्तान इसके कर्ज तले डूबता जा रहा है।
अगला पॉइंट हमारा कहता है बांग्लादेश संकट। हमने अभी तक पाकिस्तान के बारे में पढ़ा है, हमने जो जो पढ़ा है एक बार हम रिवीजन करेंगे इसके बारे में। शुरुआत से हम चलते हैं, शुरुआत से देखते हैं कि हमने देखा क्या क्या है, क्या क्या पढ़ा है। सबसे पहले हमने दक्षिण एशिया के बारे में पढ़ा, दक्षिण एशिया में कौन कौन से देश हैं उनके बारे में पढ़ा, कौन से दो देश शामिल हुए थे उनके बारे में पढ़ा, इनकी भौगोलिक स्थिति के बारे में पढ़ा। फिर दक्षिण एशिया की राजनीतिक एवं शासन व्यवस्था के बारे में पढ़ा है कि किस प्रकार से यहाँ पे राजनीति चल रहा है, किस देश के अंदर लोकतंत्र है, सैनिक का प्रभाव है, राजतंत्र है, ये सब देख लिया। अब हमने बात किया है दक्षिण एशिया में लोकतंत्र का अनुभव, मतलब दक्षिण एशिया के अंदर जितने भी देश हैं उसमें किस प्रकार से डेमोक्रेसी चल रहा है, क्या वो काम कर रहा है नहीं कर रहा है। अब दक्षिण एशिया के जो ये 9 देश हैं इनके बीच में समस्याएं क्या क्या है, क्या क्या दिक्कतें आ रही है, इसके बारे में भी हमने पढ़ा है। पाकिस्तान की सेना और लोकतंत्र के बारे में पढ़ा है कि किस प्रकार से यहाँ पे डेमोक्रेसी को बार बार ध्वस्त किया जाता है, आर्मी के संगठन को वहां पे प्रभाव में लाया जाता है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे हो गई है। पाकिस्तान में जो लोकतंत्र है, जो डेमोक्रेसी नहीं है, वो अस्थायी न रहने के कारण क्या क्या है उसके बारे में भी हमने पढ़ा कि यहाँ पे सेना, धर्मगुरु, भूस्वामियों का वर्चस्व रहता है। यहाँ के जो संगठन है वो भी इसको जायज ही ठहराते हैं, कोई अंतरराष्ट्रीय संगठन इसमें पहल नहीं करता है। और बार बार बाहर के जो देश है, पश्चिमी देश कर ले या अमेरिका या चाइना या किसी अन्य देश की बात कर ले, तो वो अपने फायदे के लिए पाकिस्तान का इस्तेमाल ही करता है। हम बात करेंगे बांग्लादेश संकट के बारे में। तो देखिए, भारत एवं पाकिस्तान युद्ध के बारे में इसमें आपको चर्चा करना पड़ेगा और ये वीवीआई पॉइंट रहेगा। भारत और पाकिस्तान की जब युद्ध की बात आएगी तो आपको यहाँ पे पूरे समस्या को समझना पड़ेगा। देखिए, पहले जो है ना वो बांग्लादेश देश नहीं था, वो एक पाकिस्तान का ही अंग था। जैसे पाकिस्तान भारत का अंग है ना, वैसे ही बांग्लादेश जो था वो पाकिस्तान का ही अंग था। इसे हम पूर्वी पाकिस्तान कहते थे, लेकिन ये था पाकिस्तान ही, ये बांग्लादेश नहीं था। इसे हम पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जानते थे। यह बंगाल और असम के हिस्सों को काटकर बनाया गया था। अगर हम बांग्लादेश की बात कर लें तो ये बंगाल के कुछ हिस्सों को काटा गया, कुछ हिस्सा असम का काटा गया और फिर जाके बांग्लादेश, मतलब जिसे हम पूर्वी पाकिस्तान कहते थे, इसका निर्माण हुआ। पाकिस्तान यहाँ पे दबदबा बना रहा था, पाकिस्तान यहाँ पे अपना वर्चस्व कायम कर रहा था और यहाँ पर लोगों को जबरन उर्दू भाषा थोपकर यहाँ की संस्कृति को नष्ट कर रहा था। इनकी संस्कृति कुछ और थी, ये बंगला बोलते थे, ये असमी बोलते थे, लेकिन पाकिस्तान क्या कर रहा था, इनको जबरदस्ती कह रहा था कि तुम उर्दू पढ़ो, उर्दू में बात करो। इसका विरोध यहाँ की जनता ने किया, वहां की जनता ने इसका विरोध किया पश्चिमी पाक के खिलाफ। मतलब पाक कहने का मतलब है पाकिस्तान, पश्चिमी पाक मतलब पाकिस्तान के खिलाफ शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में जन संघर्ष छिड़ गया। मतलब कि जो ये शेख थे मुजीबुर रहमान, इन्होंने यहाँ के लोगों का नेता बना, मतलब नेता के रूप में उनका आंदोलन किया और फिर वहां पे संघर्ष छिड़ गया। शेख मुजीब की पार्टी अवामी लीग को वहां 1970 में सभी सीटों पर विजय मिली। इन्होंने खुद की अपनी एक पार्टी बनाई, वो पूर्वी पाकिस्तान में, जिसे हम बांग्लादेश के नाम से भी जानते हैं, और सभी सीटों पर ये जीत गए। शेख मुजीब को गिरफ्तार कर लिया गया। उस समय के जो वहां पे सैन्य शासक पाकिस्तान में था, उसके जनरल जो थे वो यहिया खान थे। उन्होंने, पाक सेना ने बंगाली जनता के आंदोलन को कुचलने का कोशिश किया, हजारों लोग मारे गए और लाखों लोग शरणार्थी हो गए जो भारत आ गए। वहां का जो पाकिस्तान का जो सेना का जनरल था, उन्होंने इसके पार्टी को कुचलने का सोचा, उसके वहां के लोगों को मारा, बहुत सारे लोग मारे गए। पाकिस्तान की आर्मी ने निहत्थे लोगों पर गोली चलाई। अब इस डर से बहुत सारे लोग मारे गए और कुछ लोग शरणार्थी बनकर, मतलब भागकर भारत आ गए ताकि वो अपनी जान बचा सके। इस समस्या को देखकर भारत के, मतलब भारत के जो उस समय नेता थे, वो पूर्वी पाक को समर्थन किया और भारत पाक 1971 का युद्ध हुआ। अब यहाँ पे क्या हुआ, जिस प्रकार से वहां पे पाकिस्तान ने इन लोगों पर अत्याचार किया, पूर्वी पाक कहने का मतलब क्या हुआ, मतलब वो बांग्लादेश था। और उस पर जब अटैक हुआ, पाक के लोगों को जबरदस्ती उर्दू पढ़ने के लिए बोला गया, उन पर अत्याचार किया गया, उन पर गोलियां चलाई गई, उनको मारा गया, तो वहां के शरणार्थी जब भारत भाग के आ गए तो भारत को इस बात पर दया आई और भारत ने पाकिस्तान के साथ युद्ध किया, जिसे हम 1971 युद्ध के नाम से भी जानते हैं। और फिर पाकिस्तान को हराया भी और हरा के बांग्लादेश का नाम एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में बनाया, मतलब एक आजाद देश के रूप में बांग्लादेश को
तैयार किया और फिर वह स्वतंत्र देश बनकर उभरा। यहाँ पे समझने वाली बात है कि बांग्लादेश पहले बांग्लादेश नहीं था, वो पाकिस्तान का एक हिस्सा था जिसे हम पूर्वी पाकिस्तान कहते थे, और इसे बंगाल और असम से काटकर एक क्षेत्र बनाया गया था पूर्वी पाकिस्तान के रूप में। लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान अपना दबदबा बना रहा, वो कह रहा था कि भाई तुम उर्दू क्यों नहीं पढ़ते, उर्दू पढ़ो, इस्लाम में उर्दू है, उर्दू पढ़ना पड़ेगा। लेकिन वहां के लोग बंगाली जानते थे, बंगाली बोलना, वो अपने संस्कृति को बचाने के लिए आंदोलन करते कि भाई हम उर्दू नहीं पढ़ेंगे। अब इसके बाद क्या हुआ, उस समय जो वहां का सैन्य ऑफिसर था यहिया खान, जनरल यहिया खान, उसने वहां के लोगों को मारना शुरू कर दिया। मुजीबुर रहमान वहां का नेता बना, उसने अपनी पार्टी बनाई और वहां अपने सभी सीटों से जीत गया जनप्रतिनिधि के रूप में, डेमोक्रेसी के रूप में। लेकिन जब यहिया खान को ये बात पता चला तो उसने मुजीबुर रहमान को गिरफ्तार कर लिया और जेल में डाल दिया आज, और वहां पे लोगों को मारने लगा, उनके आंदोलन को कुचलने लगा, गोलियां चला दी वहां पे लोगों के ऊपर, जिसमें हजारों लोग मर गए। कुछ लोग अपनी जान बचाने के लिए भारत भाग गए, क्योंकि भारत तो हमारा वो पड़ोसी देश है ना बांग्लादेश, तो बॉर्डर छड़क छड़क के वो आ गए भारत में। भारत ने इसकी इस स्थिति को देखा तो उसने क्या किया, पाकिस्तान के साथ युद्ध किया, 1971 में पाकिस्तान को हराया और बांग्लादेश को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता प्रदान किया। अब पॉइंट हमारा कहता है नेपाल में लोकतंत्र, डेमोक्रेसी इन नेपाल। ये भी वीवीआई पॉइंट है, क्योंकि नेपाल में बहुत ड्रामा हुआ था लोकतंत्र को लेके, क्योंकि वहां पे राजा का शासन था, राजा अपना गद्दी नहीं छोड़ना चाहता था, कई सारे उपाय दंड भेद साम लगा के तब वहां पे डेमोक्रेसी आई। नेपाल में लंबे समय तक राजा और लोकतंत्र समर्थकों में जद्दोजहद चलती रही। जद्दोजहद कहने का मतलब है लड़ाइयां चलती रही। नेपाल में बहुत लंबे समय तक वहां के राजा जो थे और जो लोकतंत्र के समर्थक थे, मतलब जो आम जनता थे, उनके बीच में ये लड़ाई झगड़ा होती रही। अब वहां की राजनीति में माओवादी भी बहुत प्रभावी हो गए, माओवादी भी वहां के राजनीति में बहुत प्रभावी हैं। माओवादी भी एक संगठन है, समझ गए, माओवादी भी एक क्या है, संगठन है। नेपाल के राजा की सेना लोकतंत्र समर्थकों और माओवादियों के बीच में त्रिकोणीय संघर्ष का परिणाम रहा। नेपाल के द्वारा वर्तमान में अभी जो अपनाया गया संविधान है, उसके तहत खड्ग प्रसाद शर्मा ओली को वहां का नेता बनाया गया। हालांकि अभी बदलाव हो गया है, अब खड्ग प्रसाद शर्मा ओली भी नहीं है। 2015 से नेपाल के नए प्रधानमंत्री हैं, मतलब अभी नहीं है, उस समय थे, जो 2015 तक की बात अगर करें तो। अब नेपाल में लोकतंत्र है, हालांकि जो पहले राजतंत्र था उसे खत्म कर दिया गया और वहां पे अब क्या लाया गया है, डेमोक्रेसी लाया गया है। और अभी तक फिलहाल वर्तमान समय में वहां पे लोकतंत्र है, वहां पे जन प्रतिनिधियों के माध्यम से ही सरकार बनाया जाता है। तो ये डेमोक्रेसी ऑफ नेपाल था, जिसमें माओवादी भी थे, आम जनता भी थे और राजा भी थे। तीन संघर्षीय युद्ध चल रहा था, माओवादी भी अपना संघर्ष कर रहे थे, आम जनता भी संघर्ष कर रहे थे और राजा भी संघर्ष कर रहा था। राजा संघर्ष कर रहा था कि राजतंत्र रहेगा, आम जनता संघर्ष कर रहे थे कि भाई यहाँ पे लोकतंत्र लाओ, माओवादी संघर्ष कर रहे थे कि भाई हमें नेता बनाओ। मतलब कि सभी आपस में एक दूसरे से उलझे हुए थे। परिणाम यही हुआ कि अभी वर्तमान समय में वहां पे लोकतंत्र है, वहां पे डेमोक्रेसी शासन व्यवस्था चल रही है। अब हम बात करेंगे श्रीलंका के बारे में। श्रीलंका को 1948 में स्वतंत्रता प्राप्त हुई, किससे, अंग्रेजों से। अंग्रेजों से श्रीलंका को 1948 में स्वतंत्रता प्राप्त हुई, मतलब आजादी प्राप्त हुई। श्रीलंका एक सफल लोकतंत्र और सामाजिक आर्थिक क्षेत्र एवं अच्छी स्थिति के बावजूद सिंहली और तमिल समुदाय के जातीय संघर्ष का शिकार रहा। यहाँ पे आपको पढ़ना है कि सिंहली कौन था और तमिल कौन है, ये इंपॉर्टेंट, और ये प्रश्न भी पूछा जाता है एग्जाम में कि सिंहली कौन थे और वहां के सिंहली का जो संगठन है उसके बारे में पढ़ना है, श्रीलंका के लोकतंत्र के बारे में पढ़ना है, किस प्रकार से तमिल समुदाय वहां पहुंचे इसके बारे में पढ़ना है, शांति सेना क्या था जो गांधी ने भेजा था श्रीलंका में वो पढ़ना है। ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो इस चैप्टर में आपको इंपोर्टेंट है। सबसे पहले श्रीलंका 1948 में स्वतंत्रता प्राप्त किया। श्रीलंका एक अभी के समय में सफल सामाजिक आर्थिक क्षेत्रों में अपनी स्थिति बहुत ही अच्छा बना रखा है। लेकिन ये आपके सिलेबस के हिसाब से है, वर्तमान समय की बात करूं तो साल 2 साल पहले, अभी 2024 चल रहा है, 2022-21 में श्रीलंका की स्थिति बहुत बुरी हो गई थी। वहां के जो नेता थे वो भ्रष्टाचार में लिप्त पाए गए, वहां की स्थिति बहुत खराब हो गई, लोगों के पास खाने के पैसे नहीं थे। 2 साल पहले की बात कर रहा हूँ। वहां पे पेट्रोल नहीं था, वहां पे अनाज नहीं था, वहां पे दूध नहीं था। तो भारत एक अच्छा पड़ोसी देश होने के नाते बहुत सारे शिप में, क्योंकि वो समुद्र के किनारे देश है,
तो अनाज, दूध, पेट्रोल, तेल डाल के भेजा है। जैसे वैसे ही जैसे हमारे किसी पड़ोसी के यहाँ कोई परेशानी हो जाती है तो हम खाना लेके कैसे जाते हैं कि भाई साहब खा लो, आपके यहाँ थोड़ी सी परेशानी हो रही है। तो ऐसा ही एक अच्छा पड़ोसी होने के नाते भारत ने भी एक बड़े से शिप में, कई सारे शिप में कई हजार कुंटल अनाज वहां भेजा, ताकि वहां के लोगों को इससे परेशानी ना हो। तो यही था। अब तो फिलहाल हम टॉपिक के ऊपर बात करेंगे कि वहां पे जो दिक्कत है ना, वहां के दो समुदायों के बीच में, एक है सिंगली और एक है तमिल। ये जो सिंगली समुदाय है वो श्रीलंका का मूल निवासी है, और जो तमिल समुदाय है ये भारत से वहां पे पहुंचे हुए हैं। जैसे कि हमारे यहाँ बांग्लादेश से शरणार्थी आके बसे हुए हैं ना, वैसे ही। तो देखिए, सिंगली जो है वो श्रीलंका का मूल निवासी है, मतलब वहीं का रहने वाला है, वहीं के, ये मतलब जन्म इनका वहीं पे है, इनके मतलब पूर्वज जो थे वो वहीं के थे। और तमिल वो है जो भारत से जाकर श्रीलंका में बस गए हैं, तमिल वो है। और इन्हीं दोनों समुदायों के बीच में वहां पे लड़ाइयां चलती रहती है। अब हम श्रीलंका में जातीय संघर्ष के बारे में बात करेंगे। जातीय संघर्ष का ये मतलब यही हो गया, ये तमिल लोग और सिंगली लोग के बीच में जो लड़ाइयां चल रही है ना, इसी को हम जातीय संघर्ष कहते हैं। देखिए, यह संघर्ष मुख्य रूप से तमिलों द्वारा श्रीलंका में अलग अलग राष्ट्रों की मांग एवं संसाधनों पर अधिकार के लिए था। अब ये संघर्ष हो क्यों रहा है, ये लड़ाइयां हो क्यों रही है? ये लड़ाइयां इसलिए हो रही है क्योंकि सिंगली जो है वो कहते हैं कि भाई ये देश हमारा है, तमिल कहते हैं भाई हमारे लिए भी अलग देश बनाओ, श्रीलंका को तोड़ के हमारे लिए अलग देश बनाओ और हमको संसाधन दो, हमको सुविधा दो। तो ये पॉसिबल भी तो नहीं है, जो वहां का मूल निवासी है। कभी भी हम भारत को तोड़ के किसी और को दे सकते हैं? नहीं दे सकते, है ना। वहीं दूसरी ओर जो सिंगली समुदाय है वो कहता है कि भाई ये होने ही नहीं देंगे, इस मांग को तो हम विरोध करेंगे। इसीलिए इन दोनों में लड़ाइयां चलती है। मई 2009 में श्रीलंका सेना द्वारा लिट्टे, ये याद रखिएगा, इसके प्रभाकरण, इसका प्रमुख था लिट्टे का प्रभाकरण जो है वो प्रमुख रूप से जाना जाता था, मतलब इसका मुखिया था ये। उसके मारे जाने के बाद श्रीलंका में जो बरसों से संघर्ष चला आ रहा था, जो गृह युद्ध आ रहा था, वो समाप्त हो गया। क्योंकि लिट्टे का जो प्रमुख था प्रभाकरण, ये हमारे भारत का ही था। इसने वहां पे जाके अपना एक संगठन बनाया था। तो किसके खिलाफ? तो सिंगली लोगों के खिलाफ, और उसके खिलाफ ये युद्ध कर रहा था वहां पे। तो जब वो प्रभाकरण मारा गया, उसके बाद यहाँ पे यह गृह युद्ध यहाँ पे समाप्त हो गया। दक्षिण एशिया के दो बड़े देश भारत और पाकिस्तान के आपसी संबंध शुरू से ही तनावपूर्ण है। आपको पता है कि हमारे भारत और पाकिस्तान का संबंध सही नहीं है। इनके बीच 1947-1948 से जो लड़ाइयां हुई थी आजादी के समय, 1965 में, 1971 में, 1999 में सैन्य संघर्ष हो चुके हैं। सैन्य संघर्ष कहने का मतलब है ये आपस में भी हम लोग कई बार युद्ध कर चुके हैं। पॉइंट में अगर हम देखें तो दक्षिण एशिया देशों में भारत ही एकमात्र ऐसा देश है। देखिए, दक्षिण एशिया में मैंने 7 देश और प्लस में 2 देशों की बातें की थी, 9 देश थे, जिसमें भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जिसका जो सीमा है ना, जिसकी जो बॉर्डर्स हैं वो कई सारे देशों के साथ लगता है, कई सारे देशों के साथ उसकी सीमाएं लगती है। इसके कारण भारत के इन देशों के साथ कुछ मुद्दों पर मतभेद भी है। अब जिसके साथ ज्यादा बॉर्डर लगेगा, बांग्लादेश के साथ है, भूटान के साथ है, पाकिस्तान के साथ है, चाइना के साथ है, तो इनके साथ लड़ाइयां भी होती रहती है, नेपाल के साथ है। तो ये मतभेद होते रहते हैं। बहुत से क्षेत्र में सहयोग भी है और बहुत से क्षेत्र में इनका मतभेद भी चलता है। कुछ मुद्दों पर ये आपस में साथ में भी काम करते हैं और कुछ मुद्दों पर ये आपस में एक दूसरे से भिड़ भी जाते हैं। हम बात कर लेंगे श्रीलंका की आर्थिक स्थिति के बारे में। वहां की जो आर्थिक स्थिति है वो कैसा है। तो गृह युद्ध होने के बावजूद भी श्रीलंका ने बहुत तेजी गति से विकास किया है। श्रीलंका के तेजी गति से विकास होने का कारण ये है कि श्रीलंका समुद्र के किनारे बसा हुआ एक छोटा सा देश है, जहां पे पर्यटक बहुत ज्यादा है। लोग बाहर बाहर से लोग आते हैं श्रीलंका घूमने, और वहां पे आते हैं, वहां पे होटल्स वगैरह अच्छे अच्छे हैं, वहां पे पैसे, उससे बहुत अच्छा कमाई होता है। श्रीलंका जनसंख्या नियंत्रण के मामले में सफल रहा है। उसमें बहुत ज्यादा जनसंख्या नहीं है हमारे भारत और चाइना की तरह। दक्षिण एशिया के सभी देशों में से श्रीलंका का सबसे पहले अपनी अर्थव्यवस्था का उदारीकरण, मतलब सबसे पहले श्रीलंका ने अपने अर्थव्यवस्था को सुधारा है और सबसे अच्छे तरीके से सुधारा है। श्रीलंका का जो प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद है, जो जीडीपी है, वो दक्षिण एशिया में सबसे ज्यादा है। मतलब दक्षिण एशिया के जो 9 देश हैं भारत के साथ, उसमें सबसे ज्यादा जीडीपी अच्छा श्रीलंका का ही है, क्योंकि वहां पे इनकम का स्रोत बहुत ज्यादा है, खासकर पर्यटक को लेके। पर्यटन बाहर बाहर के विदेश के लोग आते हैं। आपको पता है कि बाहर के लोग आए, डॉलरों में खर्चा किया, तो इससे उनको फायदा प्राप्त होता है। अगला टॉपिक हमारा कहता है मालदीव के बारे में। मालदीव के बारे में जानेंगे। देखिए, मालदीव में क्या हुआ 1965 तक, ध्यान से समझिएगा,
1965 तक मालदीव जो था वो ब्रिटिश सरकार के अधीन रहा। अब आपको सोच में आ रहा होगा कि अरे यार 1947-48 के बाद तो हमारा भारत ही आजाद हो गया, तो मालदीव तो भारत का हिस्सा है। हाँ, हिस्सा तो है, लेकिन 1965 तक मालदीव जो है वो अंग्रेजों के गुलामी में था, मतलब अंग्रेजों का गुलाम रहा। 1965 में क्या हुआ, मालदीव को ब्रिटिश शासन से आजादी मिली। 1965 में मालदीव ब्रिटिश शासन से आजाद हुआ, अर्थात वहां के जो राजा मोहम्मद फरीद दीदी थे उनके अधीन यह एक सल्तनत बन गया। ध्यान समझिएगा, 1968 में इस राजशाही को भी खत्म कर दिया गया। जब 1965 में अंग्रेजों से मालदीव को आजादी मिला, उसके बाद वहीं के एक राजा थे, उनका नाम था मोहम्मद फरीद दीदी, उसके अंदर ये फिर से राजतंत्र के रूप में चलने लगा, मतलब वो राजा बन गए। और फिर 1968 तक आते आते इस राजशाही को भी खत्म कर दिया गया, मतलब उस राजा को भी हटा दिया गया, और वहां पे फिर क्या आया, डेमोक्रेसी आया। वहां पे भी जनतंत्र आया, लोकतंत्र आया और गणतंत्र की स्थापना हुई, जो आज तक कायम है। अर्थात मालदीव में डेमोक्रेसी है और वो अभी तक कायम है। कब से, 1968 से लेके। पॉइंट हमारा कहता है भूटान के बारे में। भूटान ने अपना संविधान 2008 में लागू किया था। इससे भूटान में वर्तमान में संवैधानिक राजतंत्र की व्यवस्था है। ध्यान से समझिएगा कि भूटान भी जो एक देश है वो संविधान 2008 में उसका लागू हुआ, और उस समय से वर्तमान समय तक वहां पे क्या है, संवैधानिक राजतंत्र की व्यवस्था है। अब देखिए, अब यहाँ पे एक वीवीआई पॉइंट है हमारा कि भारत और पाकिस्तान के बीच का संघर्ष वेरी इंपॉर्टेंट है। हमारे और पाकिस्तान के बीच में किन किन मुद्दों पे लड़ाइयां चल रही है, तो सबसे पहला मुद्दा तो है कश्मीर समस्या। कश्मीर को लेके अक्सर भारत और पाकिस्तान आपस में लड़ते रहते हैं, इसीलिए हमारे संबंध भी अच्छे नहीं, हमारे संबंध भी बेकार इसी कारण से हो जाते हैं। विभाजन के तुरंत बाद भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर को लेकर लड़ाई शुरू हो गई। जब हमारा भारत और पाकिस्तान एक दूसरे से अलग हो गया, इसके कुछ समय बाद ही भारत और पाकिस्तान एक दूसरे के साथ लड़ने लगे। क्योंकि विभाजन के समय कश्मीर एक स्वतंत्र राज्य था, कश्मीर एक खुद स्वतंत्र राज्य था और उसका आधिकारिक विलय भारत में हुआ था। कश्मीर एक स्वतंत्र राज्य था और उसको अधिकार के रूप में अगर ऑफिशियल देखे तो भारत के साथ उसका विलय हुआ, जबकि पाकिस्तान उस पर क्या करता है, नाजायज अपना दावा करता है। उसका है नहीं कश्मीर, लेकिन वो उस पर नाजायज दावा करता है, उसके लिए वो लड़ाइयां करता है। इस समस्या को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच में 1947, 1948 और 1965 में युद्ध भी हुआ है, लड़ाइयां भी हुई है, सैनिकों के साथ युद्ध हुआ है, बहुत ही भयंकर। 1948 के युद्ध के फलस्वरूप कश्मीर दो हिस्सों में बट गया। जो 1948 में युद्ध हुआ पाकिस्तान के साथ, उसी के बाद जो कश्मीर है वो दो हिस्सों में बट गया। एक हिस्सा पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर कहलाया, जबकि दूसरा हिस्सा भारत का जम्मू कश्मीर प्रांत बने। कश्मीर समस्या आज भी जस का तस बना हुआ है, निर्णायक कोई भूमिका अभी तक सामने नहीं आई है। आज इस क्षेत्र में आतंकवाद का एक बहुत बड़ा समस्या है। पाकिस्तान जो है अपने आतंकवादियों को इन्हीं जगहों पर पालता पोसता है और फिर भारत में भेजकर भारत को परेशान करने का काम करता है। तो ये तो कश्मीर समस्या है जिसके कारण भारत और पाकिस्तान के बीच में संघर्ष बना रहता है। कश्मीर समस्या पहला समस्या है। दूसरा है हमारा बांग्लादेश समस्या। अब देखिए 1971 में क्या हुआ था कि बांग्लादेश की आंतरिक समस्या जो आई थी, जिसके कारण बांग्लादेश के नेताओं ने भारत से हस्तक्षेप और समर्थन मांगा और भारत ने पाकिस्तान के साथ युद्ध लड़ा और उसके बाद बांग्लादेश को एक स्वतंत्र देश के रूप में घोषित किया। तो इससे क्या हुआ, बांग्लादेश को जब भारत ने सहायता दिया, इससे पाकिस्तान के लोग चिढ़ गए, क्योंकि उन्होंने बांग्लादेशी का समर्थन किया। किसने, भारत ने। और इस कारण से भी भारत और पाकिस्तान के जो संबंध थे वो बिगड़ गए और इसके कारण आज तक ये संबंध बिगड़े हुए हैं। हम भारत और पाकिस्तान की समस्या के बारे में बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमने कश्मीर समस्या को देखा, फिर हमने बांग्लादेश की समस्या को देखा। अब हम इनके बीच के समझौतों की बात करेंगे कि भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन कौन से समझौते हुए हैं। तो सबसे पहले सिंधु नदी के जल को लेकर समझौता हुआ है, क्योंकि सिंधु नदी जो है वो भारत और पाकिस्तान दोनों में बहता है और सिंधु नदी जल समझौता जो है वो 1960 में हुआ था, 1960 में हुआ था। दूसरा समझौता जो है वो ताशकंद समझौता है। ताशकंद, यहाँ पे ताशकंद इसलिए नाम रखा गया क्योंकि ये रसिया का एक शहर है ताशकंद, वहीं पे ये समझौता हुआ था 1966 में, इसीलिए इसे हम ताशकंद समझौता कहते हैं। ये समझौता बहुत ही इंपॉर्टेंट है
कमेंट में आप बताइएगा कि ताशकंद समझौते में हमारे देश के कौन से प्रधानमंत्री रसिया गए थे जिनकी वहां पे मौत हो गई थी बड़े ही अद्भुत तरीके से। तीसरा है शिमला समझौता, पाकिस्तान के साथ भारत का शिमला समझौता भी 1972 में हुआ था। इसके अलावा है लाहौर बस यात्रा, भारत से जो लाहौर बस जाता है या फिर लाहौर से जो भारत बस आती है वो 1999 में एक समझौते के माध्यम से ये भी था। तो यहाँ पे 4 समझौते हैं जो भारत और पाकिस्तान के बीच में शांति के लिए किया गया था ताकि माहौल जो है इन दोनों देश का शांत रहे। पॉइंट हमारा कहता है भारत और बांग्लादेश के बीच कैसे संबंध है, भारत के साथ बांग्लादेश के कैसे संबंध है, क्योंकि पाकिस्तान के संबंधों के बारे में तो देख लिया कि समस्याएं ही समस्याएं हैं। तो जिस देश को भारत ने आजादी दिलवाई पाकिस्तान से लड़के, पूर्वी पाकिस्तान का नाम बांग्लादेश रखा, जहां पे उन लोगों को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान प्रतिष्ठा प्राप्त हुआ और ये प्राप्त सिर्फ और सिर्फ भारत के कारण हुआ था। तो उसके साथ हमारे संबंध कैसे हैं उसको देख लीजिए। तो कुछ सकारात्मक है, मतलब पॉजिटिव वे में है, पहले उनको देख लेते हैं। पिछले 10 वर्षों से अधिक संबंध मजबूत हुए हैं, खासकर जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार में आए तब से हमारा बांग्लादेश के साथ जो रिलेशन है, संबंध है, वो काफी मजबूत हुआ है। अगला पॉइंट है बांग्लादेश भारत की पूर्व चलो नीति का हिस्सा है, पूरब की ओर चलो की नीति का हिस्सा हमारा पड़ोसी देश बांग्लादेश भी है। इसके अलावा आपदा प्रबंधन, पर्यावरण के मामले पर इन दोनों देशों का सहयोग हो रहा है। मतलब ये दोनों देश जो है ना, क्योंकि बॉर्डर वाले देश हैं तो जंगल भी बहुत सारे हैं जो एक दूसरे के साथ में लगते हैं, बहुत सारे पहाड़ भी हैं, नदियां भी हैं, तो ये दोनों देश मिलके एक साथ अपने इन समस्याओं का समाधान करने का काम कर रहे हैं। तो ये सब पॉजिटिव है, ये सब सकारात्मक काम है। व्यापार बढ़ रहा है, बांग्लादेश और भारत का व्यापार भी बढ़ रहा है, बिजनेस भी बढ़ रहा है, लेकिन कुछ निगेटिव बातें भी हैं, कुछ नकारात्मक चीजें भी हैं। जैसे कि पहला पॉइंट तो हमारा ये है कि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के जल में हिस्सेदारी को लेकर भारत और बांग्लादेश के बीच में मतभेद है। जैसे सिंधु के पानी को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच में मतभेद था, वैसे ही गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के जल की हिस्सेदारी को लेकर इन दोनों के बीच में मतभेद है। किसके बीच में? बांग्लादेश और भारत के बीच में। अगला पॉइंट हमारा कहता है भारत में अवैध प्रवास जिसका बांग्लादेश खंडन करता है। बांग्लादेशी जो है ना वो हमारे भारत में मतलब कि छुपते छुपाते पहुंच जाते हैं अवैध तरीके से, और आप सभी को पता है कि बांग्लादेशी हमारे भारत देश में आगे करते क्या है, उनका मेन धंधा यहाँ पे वेश्यावृत्ति का होता है, जिससे हमारा जो कल्चर है, जो हमारी संस्कृति है, वो खराब हो रहा है। क्योंकि ज्यादातर आप वेश्यावृत्ति में लिप्त महिलाओं में जो देखोगे वो आपको बांग्लादेशी ही मिलेगी। तो ये हमारे भारत की संस्कृति को खराब कर रहे हैं। लेकिन जब भारत इसका कंप्लेंट बांग्लादेश की सरकार के साथ करता है तो बांग्लादेश का सरकार साफ नकार जाता है कि नहीं भाई, ऐसा तो कुछ है ही नहीं, हमारे लोग आपके यहाँ जाते ही नहीं है। इस बात को लेके भी हमारे संबंध जो है ना वो आपस में सही नहीं है। अब देखिए, आने जाने का प्रवासन एक बहुत बड़ी समस्या है। हमारे देश में खुद ही जनसंख्या इतनी है कि हम अपनी जनसंख्या को नहीं संभाल पा रहे हैं, हम दूसरे देश की जनसंख्या को क्या संभालेंगे। ऊपर से ऐसी जनसंख्या जो गंद फैला रखी है। अच्छे लोग आए तो एक बात भी बनता है, अमेरिका से लोग आते नहीं, लंदन से आने वाले आते नहीं, ये आते हैं कहां से? तो यही ऐसे सब आ जाते हैं जो हमारे यहाँ की संस्कृति को खराब कर रहे हैं। तीसरा पॉइंट है भारत विरोधी कट्टरपंथ आतंकवाद को बांग्लादेश की जमीन पे से फैलना। ये आतंकवादी संगठन जो है ना वो बांग्लादेश के अंदर भी है, बांग्लादेश के अंदर से भी आतंकवादी संगठन जो है वो भारत के ऊपर अटैक करते रहते हैं। आप सोच सकते हो जिस देश को स्वतंत्र करवाने के लिए भारत ने युद्ध किया, जिसे अपने दम पे आजाद करवाया, उस समय के अहिया खान से आजादी दिलवाई, उस देश का भी ये हाल है। उस देश की भी ऐसी सोच है कि वो अपने यहाँ आतंकवाद को पनपने देता है ताकि भारत को नुकसान पहुंचा सके। तो ये ऐसी समस्याएं हैं। इसके अलावा अगला जो पॉइंट है वो कहता है सेना को पूर्वोत्तर की तरफ जाने के लिए रास्ता नहीं देना। हमारे भारतीय सैनिक को पूर्वोत्तर दिशा की तरफ नहीं जाने दिया जाता है बांग्लादेश के माध्यम से। बांग्लादेश की जो सरकार है हमारी भारतीय सेना को पूर्वोत्तर साइड में जाने से रोकता है। म्यांमार को बांग्लादेश इलाके से होकर भारत की प्राकृतिक गैस निर्यात न करने देना। म्यांमार को अगर बांग्लादेश इलाके से होकर भारत की प्राकृतिक गैस निर्यात करने देता तो हमारे काफी सारे पूंजी बच जाते, पैसे बच जाते, लेकिन बांग्लादेश ऐसा करने नहीं देता। पता नहीं क्या है, इनके समस्याएं क्या है। भारत के साथ इतने अच्छे रिश्ते होने के बाद भी यहाँ की सोच जो है वो काफी डिस्ट्रक्टिव नजर आता है, काफी मतलब गलत तरीके से इनकी सोच दिखाई देती है। हम बात करेंगे भारत और नेपाल के संबंध के बारे में। हमने भारत और पाकिस्तान के संबंध के बारे में बात किया, हमने भारत और बांग्लादेश के संबंध के बारे में बात किया। अब हम भारत के साथ नेपाल के संबंध को देखेंगे, क्योंकि नेपाल भी हमारा पड़ोसी देश है
और इसके साथ भी हमारी कुछ अच्छी विचारधाराएं भी जुड़ी हुई है और कुछ बुरी भी है, कुछ पॉजिटिव और कुछ निगेटिव चीज दोनों है। देखिए, भारत और नेपाल के बीच में मधुर संबंध है, बहुत ही मीठा संबंध है, क्योंकि इनकी संस्कृति और हमारी संस्कृति काफी मिलती जुलती है और दोनों देशों के बीच में एक संधि भी हुई है और इस संधि के हिसाब से हमारे दोनों देश के संबंध काफी अच्छे हैं। इस संधि के तहत दोनों देशों के नागरिक एक दूसरे के देश में बिना पासपोर्ट और वीजा के आ सकते हैं। नेपाल जिस तरह से हमारा पड़ोसी मुल्क है, तो वो तो एक विदेश है ना, तो विदेश नीति वहां पे कुछ अप्लाई नहीं होता। हम नेपाल में बिना पासपोर्ट और वीजा के ही आ सकते हैं और जा सकते हैं और वहां पे काम भी कर सकते हैं। आज संबंध होने के बावजूद भी हाल फिलहाल में दोनों देशों के बीच में व्यापार से संबंधित मनमुटाव पैदा हुआ है। मतलब कि बिजनेस को लेके जो दोनों देश है ना, वो दोनों देशों के बीच में ना मनमुटाव हो गया है। मतलब कुछ ऐसी बातें हैं जो दोनों देशों के बीच में खटक रही है। पर क्या होता है, नेपाल की जो दोस्ती है वो चीन के साथ, और चीन जो है वो भारत के साथ उसका पटता नहीं है, तो इस कारण से भी जो भारत सरकार है वो अपनी अप्रसन्नता जताता रहता है, नाराजगी जताता रहता है। नेपाल सरकार भारत विरोधी तत्वों के खिलाफ कदम नहीं उठाती। जो भारत के खिलाफ होते हैं, नेपाल सरकार उनसे किसी प्रकार के ठोस कदम उठाता ही नहीं, उसे अपने जमीन में पनपने देता है। इससे भी भारत नाखुश है और इस कारण से भी वर्तमान समय में भारत और नेपाल के संबंध पहले की तरह मधुर नहीं रहे। काफी देर से हमने इस चैप्टर में पूरब चलो नीति के बारे में पढ़ा है, तो फाइनली अब हम जान लेते हैं कि पूरब चलो नीति है क्या। पूरब चलो नीति भारत सरकार की वह नीति है, वह नियम है जिसके द्वारा वह दक्षिण पूर्व एशियाई देशों से अपने संबंध और आर्थिक संबंध अच्छा बनाना चाहती है। दक्षिण पूर्व में जितने भी मतलब देश आते हैं ना, उनके साथ अपने संबंध को अच्छे बनाने का काम करता है। तो ये दक्षिण पूर्व एशियाई संगठन के बारे में मैंने आपको बताया था, जिसे हम आसियान के नाम से जानते हैं। उसके अंदर आपको पता है कि सिंगापुर है, मलेशिया है, म्यांमार है, ये सारे देश हैं। तो भारत क्या कर रहा है, पूरब चलो नीति में इन सभी देशों के साथ व्यापार के साथ जुड़ रहा है, जिससे हमारे देश की जो आर्थिक स्थिति है वो मजबूत होगा। इस बात के भी प्रयास किए जा रहे हैं कि साझे खतरों को पहचानकर एक दूसरे की जरूरत के प्रति ज्यादा संवेदनशील बरतकर सहयोग के दायरे को बढ़ाया जाए। मतलब ऐसे सिचुएशन जिसमें एक ऐसी स्थिति है जिससे इन सभी देशों को खतरा है, तो आपस में बैठ के उस खतरे से निपटने के लिए ये आपस में रणनीति बनाएंगे। और ये खतरा है क्या, तो ये खतरा आतंकवाद का है, क्योंकि आतंकवाद सभी देशों के लिए एक समस्या है। ये सिर्फ और सिर्फ भारत के लिए नहीं है, ये म्यांमार, इंडोनेशिया, सिंगापुर, मलेशिया, ये सभी के लिए खतरा है। तो ये सब आपस में बैठकर इससे समस्या को समाप्त करने के लिए कुछ रणनीति बनाएंगे। तो ये पूरब की ओर चलो नीति के बारे में था। अगला पॉइंट हमारा कहता है बहरहाल भारत। तो अब ये भारत के साथ जो संबंध मौजूदा समय में जो नेपाल के साथ है, इसके बारे में जान लीजिए। नेपाल के संबंध एकदम मजबूत और शांतिपूर्ण है, खासकर भारत के साथ। इतने सारे टकराव और विभेद होने के बावजूद भी दोनों देश व्यापार, वैज्ञानिक सहयोग और साझे प्राकृतिक संसाधन, बिजली उत्पादन और जल प्रबंधन ग्रिड के मसले पर एक साथ काम कर रहा है। देखिए, विवाद तो है कई सारे मुल्कों के, लेकिन फिर भी दोनों जो है वो, क्योंकि एक पड़ोसी मुल्क है और पड़ोसी मुल्क होने के नाते कई सारे चीजों के ऊपर दोनों साथ में काम कर रहे हैं। खासकर पनबिजली की बात हो जाए, पानी की बात हो जाए, प्राकृतिक संसाधन की बात हो जाए, रिसोर्सेज की बात हो जाए, तो ये दोनों देश जो है साथ में मिलकर काम कर रहे हैं। नेपाल में लोकतंत्र की बहाली से दोनों देशों के बीच जो है वो संबंध बहुत मजबूत हुए हैं और पहले से बहुत ही बेहतर हुए हैं। नेपाल के संबंध के बाद अब हम भारत और भूटान के संबंध के बारे में बात करेंगे। हमारा भूटान के साथ बहुत ही अच्छा संबंध है। भूटान हमारा बहुत हेल्पफुल पड़ोसी देश है और ये अपने जमीन पर किसी आतंकवादी संगठन को पनपने नहीं देता, खासकर वो संगठन जो भारत के खिलाफ हो। अभी हाल फिलहाल में मैं आपको इसमें बताऊंगा, अभी कुछ ऐसे संगठन थे वहां पे जो भारत के विरोध में काम कर रहे थे। उसको भूटान सरकार ने कहा भाई खाली कर यहाँ से, भारत के खिलाफ मैं कुछ सुनना पसंद नहीं करूंगा, क्योंकि भारत मेरा अच्छा मित्र देश है। तो यहाँ पे अब हम भूटान के साथ संबंध जो है उसके बारे में बात करेंगे। भारत के भूटान के साथ बहुत अच्छे रिश्ते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, और भूटानी सरकार के साथ कोई बड़ा झगड़ा भी नहीं है। हमारा कोई लड़ाई झगड़ा भूटान के साथ नहीं है। भूटान से अपने काम का संचालन कर रहे पूर्वोत्तर भारत के उग्रवादियों और गुरिल्ला को भूटान ने अपने क्षेत्र से खदेड़ भगाया। जो आतंकवादी थे वहां पे, उग्रवादी थे जो वहां पे भारत के खिलाफ काम कर रहे थे, उनको भूटान ने कहा भाई खाली कर इस क्षेत्र को, हम भारत के खिलाफ कुछ सुनना पसंद नहीं करेंगे।
भूटान के इस कदम से भारत को बड़ी मदद मिली, क्योंकि अब एक देश जब हाथ फैला के मदद करता है तो दूसरे देश को भी हाथ देने में मजा आता है। तो यहाँ पे दोनों देश जो है वो साथ में काम कर रहे हैं। भारत भूटान में पनबिजली की बड़ी परियोजनाओं में हाथ बटा रहा है। भारत भी क्या कर रहा है, भूटान में जो पनबिजली बन रहा है उसमें बहुत मदद कर रहा है। इस हिमालयी देश के विकास कार्यों के लिए सबसे ज्यादा अनुदान जो है वो भारत ही करता है। भूटान को विकास करने के लिए सबसे ज्यादा पैसे की मदद जो है वो भारत ही करता है, इसलिए दोनों देशों के संबंध जो है वो मधुर है। हालांकि अनुदान तो हम नेपाल को भी देते हैं, नेपाल को भी आर्थिक मदद करते हैं, लेकिन नेपाल भी बीच में दोगला निकल गया। वो चाइना के साथ हाथ मिला के भारत से, मतलब उसको लगा कि चाइना उसका बाप बन गया है, अब चाइना उसकी मदद करेगा, अब चाइना के साथ ही वो काम करेगा। लेकिन चाइना तो आपको पता है हमेशा जैसे पाकिस्तान का शोषण कर रहा है वैसे ही नेपाल का शोषण कर रहा है। वहां के लोगों को ये बात पता चल गई नेपाल के, इसलिए तो वहां पे सरकार गिर गई। वहां पे जो सरकार थी इसी कारण से तो गिर गई, क्योंकि वो चाइना 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 रट रहा था। चीनी खा खा के वहां के लोगों को शुगर हो गया, इसलिए कहा कि भाई नहीं होगा। अब सरकार खत्म हो गई वहां। अब हम बात करेंगे इस चैप्टर के सबसे वीवीआई पॉइंट दक्षेस के बारे में, जिसे हम SAARC कहते हैं। इसका फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। हिंदी में दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। स्थापना कब हुआ? 1985 में हुआ, 1985 में हुआ। मुख्यालय कहाँ है इसका? काठमांडू, जो नेपाल की राजधानी है, वहां पे इसका हेड क्वार्टर है। सदस्य कौन है इस ग्रुप का? भारत है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, नेपाल है, भूटान है, श्रीलंका है, मालदीव है, अफगानिस्तान है, जो 2007 में शामिल हुआ। आप सोच रहे होंगे चाइना तो है ही नहीं, तो मैंने तो आपको पहले ही बताया था दक्षिण एशिया में चाइना है क्या? चाइना को तो दक्षिण एशिया में हम लेते ही नहीं है। तो यहाँ पे आपको ये देखना है कि जो दक्षेस है इसको हिंदी में हम दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन के नाम से जानते हैं। 1985 में इसकी स्थापना हुई। काठमांडू नेपाल में इसका हेडक्वार्टर है। और इसके सदस्य देशों की बात कर लें, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव, अफगानिस्तान। और अफगानिस्तान सबसे लेट में 2007 में इसमें शामिल हुआ था। इसका कार्य क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। दक्षिण एशियाई देशों का आपस में सहयोग के लिए सन 1985 में साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन की स्थापना हुई। देखिए अभी तक हमने जितने भी संगठन के बारे में पढ़ा हो, चाहे वो आसियान हो, ब्रिक्स हो या कोई भी हो, वो उसके सदस्य देशों के लड़ाई झगड़े को सुलझाता है ना, उसके आर्थिक स्थिति में उसकी मदद करता है, व्यापार करने में मदद करता है। तो यही इसका भी है, दक्षेस का भी यही काम है कि ये आपस के, इसके संगठन के जो देश है इनको आपस में लड़ाई ना हो, बैठ के मुद्दा सॉल्व हो जाए। 2005 में 13वें सार्क शिखर सम्मेलन में ढाका के अफगानिस्तान में सार्क में वहां पे शामिल करने की सहमति बनी थी इसकी। 2007 में 14वां शिखर सम्मेलन में नई दिल्ली में हुआ था। अफगानिस्तान पहली बार सार्क शिखर सम्मेलन में शामिल हुआ था, 2007 में ही शामिल हुआ था, ये याद रखिएगा। वैश्वीकरण के दौर में जो सार्क सम्मेलन है ना, वो जलवायु परिवर्तन, आपदा प्रबंधन एवं आतंकवाद की समाप्ति संबंधी बातों पर विचार कर रहा है। ये क्योंकि ये बड़े मुद्दे हैं, जिस तरह से हमारी जलवायु में परिवर्तन हो रहा है, ये भी एक बहुत ही अहम मुद्दा है। साथ ही साथ आपदा प्रबंधन को लेके और आतंकवाद को लेके ये आपस में विचार कर रहे हैं, और इसी के समाप्ति को लेके ये कई सारे समझौते पे हस्ताक्षर भी किए हैं। सार्क का जो 18वां शिखर सम्मेलन था वो 26-27 नवंबर 2014 को नेपाल की राजधानी काठमांडू में हुआ था। 18वां याद रखिएगा। जिसका विषय क्या था, इसको क्यों किया गया था, तो शांति बहाल करना, समृद्धि करना और आपस में एकजुटता बना के रखना, भाईचारा बना के रखना। वहीं पे 19वां शिखर सम्मेलन की बात करें तो 2016 में इस्लामाबाद पाकिस्तान में हुआ था एक, परंतु उड़ी में आतंकवादी हमला हुआ था उसी समय, इसलिए भारत ने इस सम्मेलन का बहिष्कार कर दिया। और बाद में बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका और मालदीव ने भी इस सम्मेलन का बहिष्कार कर दिया। मतलब पाकिस्तान के नाम पे ही इस शिखर सम्मेलन का बहिष्कार हो गया और पाकिस्तान को काफी शर्म से उसका सर झुक गया उस समय। हम बात करेंगे दक्षेस के उद्देश्यों के बारे में कि क्या उद्देश्य से दक्षेस को बनाया गया है। दक्षिण एशिया के लोगों के जीवन स्तर में वृद्धि करना, मतलब दक्षिण एशिया के जो भी देश इसके संगठन से जुड़े हुए हैं उनके जीवन स्तर को और बेहतर बनाना, शिक्षा को बढ़ाना, स्वास्थ्य को बढ़ाना, उन्नति करना, आर्थिक उन्नति करना। इसके अलावा दक्षिण एशिया में आर्थिक विकास करना, ऑलरेडी मैंने बताया है, सामाजिक प्रगति करना और सांस्कृतिक उन्नति करना, ये दक्षेस के उद्देश्य है। दक्षेस को बनाने का मुख्य रीजन ही यही था।
दक्षिण एशिया में सामूहिक आत्मविश्वास और आत्मनिर्भर बनाना, वहां के लोगों को आत्मनिर्भर बनाना और उनके बीच में सामूहिक आत्मविश्वास को जगाना, आपसी समस्याओं को शांतिपूर्ण समाधान करना, जो आपस में समस्या हो चाहे वो किसी भी प्रकार का हो उसका समाधान करना आपस में बैठ के। अगला पॉइंट हमारा कहता है साफ्टा, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसे भी समझ लीजिए। साफ्टा को हम साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया के नाम से जानते हैं, हिंदी में इसे हम दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र कहते हैं। लागू कब हुआ? 2006 में। जनवरी 2004 में आयोजित 12वें शिखर सम्मेलन में सार्क देशों ने, जो सार्क है उसके देशों के अंदर, जो संगठन के अंदर जो देश जुड़े हुए हैं, उन्होंने दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार सौदा, जिसे हम साफ्टा कहते हैं, इस पे हस्ताक्षर किया, जो 1 जनवरी 2006 से प्रभाव में आ गया, मतलब इसको चालू कर दिया गया। इसके दो मुख्य उद्देश्य हैं। कौन कौन से मुख्य उद्देश्य हैं? तो पहला तो ये है कि दक्षिण एशियाई क्षेत्र में जो व्यापार होगा उसके बाधाओं को दूर करना, जो भी दिक्कतें होगा व्यापार करने में उस समस्याओं का समाधान करना है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, सीमा शुल्क को हटाना है, आने जाने में दिक्कत नहीं होना चाहिए। और दूसरा पॉइंट है व्यापार एवं प्रशुल्क प्रतिबंधों से सभी प्रकार को समाप्त करना, जितने भी शुल्क और टैक्सेस लगते हैं उसको समाप्त करना और ऐसी व्यवस्था स्थापित करना जिससे इस संगठन के अंदर जितने भी देश आते हैं वो एक दूसरे के अंदर जाके व्यापार को कर सके। के अपने पड़ोसी देश के साथ, जिसमें पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश एवं श्रीलंका प्रमुख हैं, इसमें से यदि पाकिस्तान को छोड़ दिया जाए तो बाकी राष्ट्रों के साथ भारत के संबंध बहुत ही मधुर है। पाकिस्तान के साथ तो ऐसे ही हमारे भारत का संबंध अच्छा नहीं है, क्योंकि ये चोर देश है, आतंकवादी देश है, हमेशा आतंकवादी के पीछे पड़ा रहता है, आतंकवादी भेजता है, दूसरे देशों को कैसे भी बर्बाद करने के चक्कर में रहता है। तो अब हम बात करेंगे सार्क की उपलब्धियों के बारे में। तो भारत एवं पाकिस्तान के बीच जो तनावपूर्ण संबंध है, उसके बावजूद भी द्विपक्षीय स्तर पर इनके अंदर समझ और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए छोटे देशों के सभी उपयोगी संगठन है, जिसे साफ्टा को बनाकर व्यापार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए। क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच में तो व्यापार होता ही है ना, भले ही हमारे संबंध अच्छे नहीं, लेकिन व्यापार तो होता है, व्यवसाय तो होता है। इसके अलावा पर्यावरण, आर्थिक विकास, ऊर्जा क्षेत्रों में भी सहयोग की बात होती है, जिसमें बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव ऑफ मल्टी सेक्टरल टेक्निकल और इकोनॉमिक कोऑपरेशन जो है ये भी काम करता है। तो ये क्या है? बंगाल की खाड़ी बहुक्षेत्रीय तकनीक, मतलब ये एक टेक्नोलॉजी है जिसके माध्यम से ये दोनों देश जो है वो आपस में काम कर रहे हैं। और इसमें बांग्लादेश, भारत, बर्मा, श्रीलंका, थाईलैंड, भूटान और नेपाल भी है, जो इन कामों पे लगे हुए हैं ताकि ये और बेहतर तरीके से काम कर सके। वर्तमान में जो भारत है वो विश्व टेक पर बहुत अधिक बल दे रहा है। इसमें वरिष्ठ अधिकारियों की 17वीं बैठक फरवरी 2017 में काठमांडू, नेपाल में ही आयोजित किया गया था। इस बैठक का क्या काम था? तो व्यापार को बढ़ाना, निवेश को बढ़ाना, ऊर्जा प्रौद्योगिकी, मछली पालन, जलवायु परिवर्तन, संस्कृति और लोगों के बीच में संपर्क जो था, जो जनसंपर्क है, इसको और बेहतर बनाना, यही हमारा विश्व टेक का काम है। इस तरह से आपने देखा क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 5, जिसका नाम था समकालीन दक्षिण एशिया, ये यहाँ पे समाप्त हो गया है। पूरे चैप्टर में जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो आप सभी को समझा दिया गया। आशा करता हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आप सभी को पसंद आया होगा। जानकारी पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो आपको हमेशा प्राप्त होता रहे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।